हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग वोकैब सेक्शन के एक इम्पोर्टेंट पार्ट को देखने पढ़ने वाले हैं जिसको कहा जाता है पैरोनीम्स। पैरोनीम्स यानी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी वो शब्द जो देखने सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन मीनिंग मतलब अर्थ उनका डिफरेंट होता है। ठीक है, उसका डेफिनेशन हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं पहले। वर्ड्स that are derived from a base word and look similar, look or sound similar but have different meanings, ठीक है एवरीवन। तो पैरोनीम्स वो वर्ड्स हैं जो किसी बेस वर्ड से डिराइव्ड होते हैं और देखने या सुनने में एक जैसे होते हैं। देखने में एक जैसे होते हैं मतलब उनकी स्पेलिंग एक जैसी होती है लगभग, सुनने में एक जैसे होते हैं, उनका साउंड उनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, लेकिन सारे शब्दों का मीनिंग मतलब अर्थ आशय तात्पर्य डिफरेंट होता है, अलग होता है, भिन्न होता है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं एवरीवन वो हमें कंफ्यूज करते हैं, हमें दुविधा में डालते हैं। अब इस्तेमाल किसी एक शब्द का करना होता है, इस्तेमाल हम किसी दूसरे शब्द का कर देते हैं और हमारे एग्जामिनेशंस में इन तरह के शब्दों को लेकर ज़्यादातर सवाल बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। तो हम इनको लेकर आगे कंफ्यूज ना रहे, इसीलिए पैरोनीम्स नाम से मैंने वोकैब सेक्शन का एक चैप्टर, एक लेसन, एक टॉपिक बना दिया जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले ग्रुप नंबर 1, ठीक है, ये एक वर्ड है आर्टिस्ट, ये दूसरा वर्ड है आर्टिसन और ये तीसरा वर्ड है आर्टिस्ट। ठीक है एवरीवन। तो एक वर्ड होता है आर्ट, उसी आर्ट से बन के तैयार हैं ये तीनों शब्द, आर्टिस्ट, आर्टिसन और आर्टिस्ट। ठीक है, अब देखने सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, इन दोनों का तो साउंड एक ही है, इसको भी आर्टिस्ट पढ़ते हैं, इसको भी आर्टिस्ट पढ़ते हैं, लेकिन मीनिंग सबका डिफरेंट है। मीनिंग भी एक हद तक सेम ही है तीनों का, तीनों शब्दों का अर्थ हिंदी में कलाकारी होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो उसके एक्चुअल डेफिनेशन को देखकर हमें मालूम चलेगा। चलिए देखिए, पहला वर्ड है आर्टिस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कलाकार, उसका इंग्लिश मीनिंग, इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। सो आर्टिस्ट इज वन who is skilled in any fine art। समझिएगा एवरीवन आर्टिस्ट के मीनिंग को। आर्टिस्ट कोई व्यक्ति है जो स्किल्ड होता है, जो कुशल होता है किसी भी फाइन आर्ट में। ऐसा कोई व्यक्ति जो कुशल है किसी भी कला में, उसको आर्टिस्ट कहते हैं। अब समझते हैं आर्टिसन कौन होता है। सो artisan is someone who is skilled in handicraft। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हस्तकला। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो स्किल्ड है, जो कुशल है किसी हैंडीक्राफ्ट में, हस्तकला में, उसको आर्टिसन कहते हैं। तो आर्टिस्ट का मतलब हो गया कलाकार और आर्टिसन का मतलब हो गया हस्तकलाकार। आर्टिस्ट और आर्टिसन के डिफरेंस को समझ रहे हैं ना एवरीवन। तो सारे आर्टिसन आर्टिस्ट होते हैं लेकिन सारे आर्टिस्ट आर्टिसन नहीं होते। अब फाइनली हम इस आर्टिस्ट का मीनिंग समझते हैं। इस आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु इज स्किल्ड इन डांसिंग, सिंगिंग और एक्टिंग। तो ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पर्सन जो डांसिंग, सिंगिंग या एक्टिंग में स्किल्ड है, वो आर्टिस्ट है। मीनिंग आई होप तीनों शब्दों का, तीनों वर्ड्स का क्लियर हो गया होगा। अब मीनिंग क्लियर हो जाने के बाद जब हम उसको एग्जाम्पल में यूज कर लेते हैं तो वो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है।
आइए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं उस पर बेस्ड, ध्यान देंगे सब लोग एग्जाम्पल पर। MF हुसैन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश। ठीक है एवरीवन। अभी एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे रहा हूं, फिलर के फॉर्म में पूछ रहा हूं, तो 3 शब्दों का मीनिंग जाना है हमने, उसको मैं ABC इस तरह से कर देता हूं। क्या लगता है आपको उस ब्लैंक में कौन होना चाहिए, A, B या C? MF हुसैन। MF हुसैन का नाम सुना होगा आपने, इनका पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। इनको भारत का सबसे बड़ा पेंटर माना जाता है, इनको भारत का पिकासो भी कहा जाता है। सो ही वॉज अ पेंटर, वो एक पेंटर थे, चित्रकार थे। और आपको तो मालूम है चित्रकारी हाथ से की जाती है, पेंटिंग इज एन आर्ट एंड पेंटिंग इज अ हैंडीक्राफ्ट। पेंटिंग एक हैंडीक्राफ्ट है, तो वो क्या थे, वो एक आर्टिसन थे। तो तीनों में सबसे सुटेबल वर्ड क्या होगा एवरीवन, ऑप्शन बी यानी आर्टिसन। MF हुसैन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिसंस। हालांकि आप ऑप्शन ए को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो आर्टिसन है तो आर्टिस्ट तो है ही। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। माइकल जैक्सन इज known as the greatest dash ever। माइकल जैक्सन सबसे बड़े डैश के रूप में जाने जाते हैं। क्या लगता है आपको, ABC? माइकल जैक्सन का नाम तो सबने सुन रखा है ना, पॉप किंग कहा जाता है उनको, डांसर थे वो, सिंगर थे वो, एक्टर भी थे वो। तो इस ब्लैंक के लिए सबसे सुटेबल वर्ड हो जाएगा ऑप्शन C। माइकल जैक्सन इज नोन एज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट एवर। हालांकि आप इस ब्लैंक में ऑप्शन A को भी यूज कर सकते हैं। तो ये एवरीवन हमारा पहला ग्रुप था पैरोनिम्स का, 3 शब्द से 8 से बने हुए थे, है ना, और सबके अलग अलग मीनिंग उसके एग्जाम्पल के साथ। चलिए अब अगले वर्ड को देखेंगे, अगले वर्ड ग्रुप को देखेंगे। ओके एवरीवन, सेकेंड ग्रुप, पैरोनीम्स का सेकेंड ग्रुप। पहला वर्ड है आर्टफुल। ये तीनों शब्द भी 8 से ही बने, 8 ही बेस वर्ड है सबका। तो आर्टफुल का मतलब होता है क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। क्लेवर यानी चालाक, चतुर। आर्टिस्टिक का मतलब होता है एवरीवन सिंपल वर्ड्स में ब्यूटीफुल, यानी सुंदर या खूबसूरत। और आर्टिफिशियल का मतलब होता है नॉट नेचुरल, समथिंग दैट इज नॉट नेचुरल। ऐसी कोई चीज जो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम है, बनावटी है, मैनमेड है, मानव निर्मित है। तो ये 3 शब्द हैं 8 से बने हुए, उन तीनों के मीनिंग आप देख रहे हैं, है ना। अब तीनों के मीनिंग अच्छे समझना जरूरी है ताकि कोई 2 या उससे अधिक शब्द आपको कंफ्यूज ना कर दे। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे तो उनका मीनिंग हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर हो जाएगा कि उस वर्ड को कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है। ओके एवरीवन, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल है शी वोन द गेम, शी वोन द गेम by dash means। she won the game by dash means। वो खेल को जीत गई डैश तरीके से। अब कौन से तरीके से बताना है आपको, A, B या C? चले तो सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा ऑप्शन A। वो खेल को चालाकी से जीत गई, चतुराई से जीत गई। चालाकी और चतुराई का इस्तेमाल किया उसने और वो जीत गई। चलिए अगला एग्जाम्पल एवरीवन। आई डोंट लाइक डैश फ्लावर्स। मुझे डैश फ्लावर्स, पुष्प, फूल पसंद नहीं है। तो कैसे फूल? सही जवाब होगा ऑप्शन C, मुझे बनावटी फूल पसंद नहीं है। ठीक है एवरीवन, एक और एग्जाम्पल आ रहा है, क्वेश्चन के फॉर्म में ही आएगा, है ना, ब्लैंक होगा। आपको डिसाइड करना है कि जो 3 शब्दों के अर्थ बताए गए हैं उनमें से कौन सा वर्ड उस ब्लैंक को सबसे सूटेबली फिल करेगा। चलिए एवरीवन ध्यान दीजिएगा।
योर हैंडराइटिंग इज डैश, आपकी लिखावट डैश है। क्या लगता है इन तीनों में सबसे सुटेबली कौन फील करेगा इस ब्लैंक को? सो आपकी लिखावट आर्टिस्टिक है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, सुंदर। ठीक है एवरीवन, तो ये था पैरोनीम का दूसरा ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 3, ध्यान देंगे एवरीवन। पहला वर्ड है बेनिफिसेंट, दूसरा वर्ड है बेनिफिशियल। दोनों का बेस वर्ड है बेन का मतलब होता है गुड या वेल। बेन का मतलब होता है गुड या वेल, यानी अच्छा भला चंगा, है ना। अब देखना है कि कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है एवरीवन, ध्यान दीजिएगा। बेनिफिशियल का मतलब होता है यूजफुल, यानी लाभदायक, उपयोगी, कल्याणकारी। और इस शब्द का इस्तेमाल थिंग्स को क्वालिफाई करने के लिए होता है। बेनिफिशियल शब्द का इस्तेमाल एवरीवन थिंग्स को क्वालिफाई करने के लिए होता है। बेनिफिशिएंट का मतलब होता है काइंड हार्टेड। बेनिफिशिएंट का मतलब होता है एवरीवन काइंड हार्टेड, यानी दयालु, कृपालु, उदार। और इस शब्द का इस्तेमाल पर्सन के लिए होता है। ठीक है, मीनिंग क्लियर है ना दोनों शब्दों के? बेनिफिशिएंट यानी काइंड हार्टेड, यूज्ड फॉर पर्सन। बेनिफिशियल यानी यूजफुल, यूज्ड फॉर थिंग्स। आइए इन दोनों वर्ड्स के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान देंगे। दिस बुक इज डैश फॉर all the competitive exams। क्या लगता है एवरीवन, क्या होना चाहिए इस ब्लैंक में? यह बुक, यह पुस्तक सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डैश है। क्या है? बुक को क्वालिफाई करने के लिए सही एडजेक्टिव चुनना है। बेनिफिशिएंट है बेनिफिशियल, जैसा कि मैंने बताया आपको कि बुक क्या है? थिंग है, तो थिंग को क्वालिफाई करने के लिए हम बेनिफिशियली चुनेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान देंगे एवरीवन। दिस इंस्टीट्यूशन इज रन बाय अ डैश पर्सन ऑफ this area। This institution is run by a dash person of this area। इस इंस्टीट्यूशन को इस एरिया के, क्षेत्र के एक डैश व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। तो पर्सन की ठीक पहले ब्लैंक है, आप देख सकते हैं। तो पर्सन को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव चुनना है, और पर्सन को तो बेनिफिशिएंट ही क्वालिफाई करता है। तो इस ब्लैंक में हम यूज करेंगे वर्ड ए को, ऑप्शन ए को। ये वर्ड ए हो गया और यह है वर्ड बी। ठीक है एवरीवन, ये था ग्रुप नंबर 3, बेनिफिशिएंट और बेनिफिशियल। ओके एवरीवन, ग्रुप नंबर 4, बार्बैरिटी एंड बार्बैरिज्म। एक जैसे दिख रहे हैं ना दोनों? पैरोनिम्स की यही तो खासियत है, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा साउंड होता है ना, लेकिन मीनिंग उनका डिफरेंट होता है। चलिए मतलब समझते हैं। बार्बैरिटी का मतलब होता है क्रूएलिटी। बार्बैरिटी का मतलब होता है एवरीवन क्रूएलिटी। क्रूएलिटी क्रूअल से बना, क्रूअल का मतलब निर्दयी, निष्ठुर, कठोर। तो क्रूएलिटी का मतलब हो जाएगा निर्दयता, क्रूरता, कठोरता, निष्ठुरता। बार्बैरिज्म का मतलब होता है एवरीवन अनसिविलाइज्ड स्टेट, यानी असभ्य होने की स्थिति, असभ्यता। सभ्यता का उल्टा असभ्यता। ठीक है, दोनों के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान देंगे सब लोग। तैमूर इज notorious for his
डैश। तैमूर इज नोटोरियस, तैमूर कुख्यात है, तैमूर अपनी डैश के लिए कुख्यात है। तो क्या लगता है उस डैश में, उस ब्लैंक में क्या होना चाहिए? उस ब्लैंक में होना चाहिए ऑप्शन ए, तैमूर इज नोटोरियस फॉर हिज बर्बैरिटी। तैमूर कुख्यात है अपनी बर्बरता के लिए, अपनी निर्दयता के लिए, अपनी क्रूरता के लिए। ठीक है एवरीवन, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। There are still some parts in our country where dash is found. ओके, सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन के फॉर्म में है। क्या कह रहा है वो, क्या पूछ रहा है वो, कि हमारे देश में अभी भी कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर डैश पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? बर्बैरिटी या बर्बैरिज्म, निर्दयता या असभ्यता? निर्दयता तो हर जगह है, तो ऑब्वियस है कि ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। हमारे देश में अभी भी कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर असभ्यता पाई जाती है। मतलब वहां के जो लोग हैं वो सभ्य तरीके से नहीं जीते हैं, अभी भी पिछड़ा हुआ जिंदगी जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन, ग्रुप नंबर 5 के तरफ। चलिए, तो पैरोनीम्स का 5वां ग्रुप आ चुका है आप सबके सामने। 2 शब्द हैं, पहला वर्ड है कॉर्पोरल और दूसरा वर्ड है कॉर्पोरियल। देखिए कितना मिल रहे हैं दोनों एक दूसरे से, है ना, कॉर्पोरल और कॉर्पोरियल। चलिए, तो कॉर्पोरल का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में एवरीवन बॉडीली। बॉडीली यानी शारीरिक, बॉडी से बना बॉडीली, बॉडी मतलब शरीर देह, तो बॉडीली मतलब शारीरिक दैहिक। और कॉर्पोरियल का मतलब होता है एवरीवन मटीरियल, मटीरियल यानी भौतिक सांसारिक, है ना। चलिए इसका हिंदी मीनिंग भी लिख देता हूं मैं, भौतिक सांसारिक, और इसका मतलब हो गया शारीरिक या दैहिक, देह से संबंधित, शरीर से संबंधित, कॉर्पोरल और कॉर्पोरियल। एग्जाम्पल देखते हैं एवरीवन, ध्यान दीजिएगा। मेनी schools have abolished dash punishment। तो बहुत से स्कूलों ने, विद्यालयों ने अबॉलिश कर दिया है, खत्म कर दिया है डैश दंड को, डैश सजा को। तो कैसी सजा को? बॉडीली पनिशमेंट या मटेरियल पनिशमेंट, शारीरिक दंड या भौतिक दंड? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बहुत सारे विद्यालय अब स्टूडेंट्स को, छात्रों को शारीरिक दंड नहीं देते। चलिए एवरीवन, एक और एग्जांपल होगा, अभी ध्यान देंगे सब लोग इधर। यस, अ सेंट नॉर्मली avoids dash pleasures। ध्यान है ना सबका इधर? तो एक साधु, एक संत, है ना, नॉर्मली साधारणतः अवॉइड करता है, नजरअंदाज करता है डैश सुखों को। तो कैसे सुख को साधु संत नजरअंदाज करते हैं? शारीरिक सुख या भौतिक सुख? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, है ना, भौतिक सुख, सांसारिक सुख, है ना। चलिए, ये था ग्रुप नंबर 5, कॉर्पोरल और कॉर्पोरियल। इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा नंबर 6। चलिए नंबर 6 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो बेस वर्ड है चाइल्ड, चाइल्ड से बना चाइल्ड लाइक, और चाइल्ड से ही बन गया चाइल्डिश। ठीक है, चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश। अब दोनों का मतलब होता है बच्चों के जैसा, लेकिन बच्चों के जैसा क्या, इसके आगे दोनों का मीनिंग होता है। ध्यान देंगे सब लोग। चाइल्ड लाइक का मतलब होता है एवरीवन इनोसेंट, इनोसेंट यानी निर्दोष, मासूम, बेगुनाह। ठीक है, बच्चों जैसा मासूम, बच्चों जैसा निर्दोष। और चाइल्डिश का मतलब होता है सिल्ली यानी मूर्ख, है ना, बच्चों जैसा नादान, मूर्ख, बचकाना, बचकानी।
वो देख रहे दोनों शब्दों के अर्थ को, एकदम उल्टा नजर आ रहा है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। Everyone gets impressed with the dash simplicity of सुप्रिया। ठीक है एवरीवन, ये एग्जाम्पल सेंटेंस है, क्वेश्चन के फॉर्म में, फिलर के फॉर्म में। सो एवरीवन गेट्स इम्प्रेस्ड, सब कोई इंप्रेस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है विद द डैश सिंप्लिसिटी ऑफ सुप्रिया, सुप्रिया के डैश सिंप्लिसिटी से, सुप्रिया के डैश सादगी से, डैश सादापन से। तो सादगी को, सिंप्लिसिटी को क्वालिफाई करने के लिए सही एडजेक्टिव चुनना है। क्या लगता है, चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी या चाइल्डिश सिंप्लिसिटी? जाहिर सी बात है हमें पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव एडजेक्टिव चुनना है, तो ऑप्शन ए होगा सही वर्ड इस ब्लैंक के लिए। तो सब लोग इंप्रेस हो जाते हैं सुप्रिया के इनोसेंट सादगी से, मासूमियत से भरी सादगी से सब लोग इंप्रेस हो जाते हैं। चलिए एवरीवन अगला एग्जांपल देखते हैं। वी डिडंट लाइक योर डैश बिहेवियर in the party last week। ठीक है एवरीवन, एक और एग्जांपल आ गया है। हम लोगों को पसंद नहीं आया आपका डैश व्यवहार, डैश बर्ताव, डैश सलूक जो आपने पिछले सप्ताह पार्टी में किया था। तो कैसा व्यवहार पसंद नहीं आया होगा? जाहिर सी बात है अच्छे व्यवहार की तो बात होगी नहीं, बुरे व्यवहार, बुरे बर्ताव की ही बात होगी। तो ऑप्शन बी सूटेबल वर्ड, सूटेबल एडजेक्टिव होगा इस ब्लैंक के लिए। तो ये था एवरीवन छठा ग्रुप पैरोनिम्स का, चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश। ओके एवरीवन, ग्रुप नंबर 7 ध्यान से देखिएगा, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट। ठीक है, अब समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। ये जो पहला वर्ड है कॉन्फिडेंट, इसका मतलब होता है श्योर। वो जो पहला वर्ड है कॉन्फिडेंट, उसका मतलब होता है श्योर, यानी आत्मविश्वासी, है ना। कॉन्फिडेंट कोई पर्सन होता है, कोई व्यक्ति होता है जिसको खुद के ऊपर विश्वास होता है किसी बात के लिए। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है वन हु कैन बी ट्रस्टेड अपॉन। समझिएगा एवरीवन डिफरेंस। कॉन्फिडेंट किसी पर्सन को बोलेंगे, कॉन्फिडेंट किसी पर्सन को बोलेंगे जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और फाइनली इसी से ठीक मिलता जुलता है एवरीवन कॉन्फिडेंट, बस अंतर है लास्ट लेटर ई का। ठीक है, इस लास्ट वर्ड का भी मीनिंग वही होता है जो सेकंड वर्ड का मतलब होता है, वन हु कैन बी ट्रस्टेड अपॉन। डिफरेंस बस इतना है तो एवरीवन ये जो वर्ड है ये फीमेल के लिए हो, ये जो वर्ड है, ये जो लास्ट वर्ड है ये फीमेल के लिए। तो इस वर्ड का हिंदी मीनिंग आप कह सकते हैं विश्वास पात्र, भरोसेमंद, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, है ना, विश्वास पात्र। और इस वर्ड का मतलब हो जाता है महिला विश्वास पात्र। ठीक है एवरीवन, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं सबके लिए। A good student is the one who is dash of his success। एक अच्छा छात्र वो होता है जो अपनी सफलता को लेकर डैश होता है। क्या लगता है क्या होना चाहिए, ए, बी या सी? जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, ये दोनों वर्ड तो नाउन है, एडजेक्टिव बस यही है। ठीक है, तो इस ब्लैंक के लिए सूटेबल वर्ड होगा ऑप्शन ए। तो एक अच्छा छात्र वो है जो अपने सक्सेस को लेकर कॉन्फिडेंट होता है, श्योर होता है, उसको विश्वास है कि जिस तरह से वो मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, लेबर कर रहा है, उसका फल, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट उसको मिलेगा। ओके एवरीवन, अगले एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज हार्मफुल to make
everyone your dash. It is harmful to make everyone your dash. हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, नुकसानदायक होता है सबको अपना डैश बनाना। तो सबको अपना क्या बनाना हानिकारक हो सकता है? अभी एवरीवन इस ब्लैंक में आप ऑप्शन बी या ऑप्शन सी दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। तो सबको अपना विश्वास पात्र बनाना हानिकारक होता है, हो सकता है। आप सब पर विश्वास, सब पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। चलिए एवरीवन आगे बढ़ते हैं और ग्रुप नंबर 8 को देखते हैं। पैरोनीम्स के ग्रुप नंबर 8 को देखते हैं। पहला वर्ड है कॉम्प्रीहेंसिव और दूसरा वर्ड है कॉम्प्रीहेंसिबल। ये दोनों शब्द एवरीवन बने हैं कॉम्प्रीहेंड से। इन दोनों का बेस वर्ड है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, यानी समझना। तो कॉम्प्रीहेंड से ही बना कॉम्प्रीहेंसिव और फिर उसी से बन गया है कॉम्प्रीहेंसिबल। तो कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब हो जाता है एवरीवन अंडरस्टैंडेबल, यानी समझने योग्य। और कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब हो जाता है एवरीवन डिटेल्ड या बिग, है ना, विस्तृत या बड़ा, विस्तृत या बड़ा, है ना। ओके, दोनों शब्दों के मीनिंग आपके सामने है। अब उन दोनों के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा एवरीवन। योर व्यूज आर नॉट डैश टू मी। आपके विचार मेरे लिए डैश नहीं है। तो मेरे लिए क्या नहीं है? ए या बी? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। योर व्यूज आर नॉट कॉम्प्रीहेंसिबल टू मी। आपके विचार मेरे लिए कॉम्प्रीहेंसिबल नहीं है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है ना, मेरे समझ के पड़े हैं, मुझे समझ में नहीं आते आपके विचार। चलो एवरीवन कॉम्प्रीहेंसिव के लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया gives a dash account of the history of ancient India। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप सबको मालूम होना चाहिए एवरीवन, एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है। इसको हमारे देश के फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। उसी बुक की अभी बात हो रही है। उस बुक के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो बुक है वो हमें देती है डैश अकाउंट देती है, डैश विवरण देती है एंशिएंट इंडिया के हिस्ट्री का। तो कैसा अकाउंट देती है? अंडरस्टैंडेबल सही वर्ड होगा या डिटेल? तो सही यहाँ पे सूटेबल वर्ड, सूटेबल एडजेक्टिव हो जाएगा ऑप्शन ए। कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल अकाउंट देती है वो बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये था एवरीवन ग्रुप नंबर 8 कॉम्प्रीहेंसिव और कॉम्प्रीहेंसिबल। ओके एवरीवन, ग्रुप नंबर 9 दो शब्द हैं, एक है कॉन्टिन्यूअस और दूसरा है कॉन्टिन्यूअल। ये दोनों बने हैं बेस वर्ब कंटिन्यू से। ठीक है, कंटिन्यू जिसका मतलब आप जानते हैं कि जारी रखना होता है, ठीक है, करते रहना होता है, बरकरार रखना होता है। कॉन्टिन्यू से ही बना कॉन्टिन्यूअस और फिर कॉन्टिन्यू से ही बना है कॉन्टिन्यूअल। आइए दोनों के मतलब समझते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज इन प्रोग्रेस विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज एवरीवन जो प्रोग्रेस पे है, जो प्रगति पर है, जो चल रहा है, जो जारी है, बिना ब्रेक के, बिना रुके हुए, बिना थमे हुए चल रहा है, वैसी चीज को हम लोग कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। लगातार बोलते हैं उसको, हिंदी में निरंतर भी बोल सकते हैं आप। चलिए कॉन्टिन्यूअल का मतलब समझते हैं। एनीथिंग दैट इज इन प्रोग्रेस बट विथ ब्रेक्स।
तो ऐसी कोई चीज एवरीवन जो प्रोग्रेस में है ना, जो गतिमान है, जो चल रही है, जो प्रगति पर है, लेकिन ब्रेक्स के साथ, रुकावट के साथ, इंटरवल के साथ, जो रुक रुक के चल रही है ना, उसको एवरीवन कॉन्टिन्यूअल बोलते हैं एक वर्ड में इंग्लिश में। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे तो मीनिंग और क्लियर हो जाएगा। डैश रेन्स have been reported in Delhi. Dash rains have been reported in Delhi. दिल्ली में डैश बारिश को रिपोर्ट की गई। अब आपको बताना है कैसी बारिश, कॉन्टिन्यूअस रेन्स या कॉन्टिन्यूअल रेन्स। अभी डिपेंड करता है एवरीवन, बारिश तो दोनों तरीके से हो सकती है, लगातार भी होते रह सकती है और रुक रुक के भी होते रह सकती है, तो डिपेंड करता है। तो इसीलिए इस ब्लैंक में आप ऑप्शन ए को भी यूज कर सकते हैं और वर्ड बी को भी यूज कर सकते हैं। अगले एग्जांपल देखते हैं एवरीवन। माय डॉग गिव्स डैश बार्क्स एट नाइट। मेरा कुत्ता रात में भौंकता है। कैसे भौंकता है आपको बताना है, लगातार भौंकते रहता है या रुक रुक के भौंकता है? क्या लगता है, लगातार कोई डॉग भौंक सकता है क्या? एक दिन भौंक लेगा, दूसरे दिन बचेगा नहीं वो, तो रुक रुक के भौंकता है। तो सही वर्ड, सही एडजेक्टिव होगा ऑप्शन बी, वर्ड बी। माय डॉग गिव्स कॉन्टिन्यूअल बार्क्स एट नाइट। ओके एवरीवन, चलिए ग्रुप नंबर 10। तो पहला वर्ड है एवरीवन कॉन्टिन्यूएंस और दूसरा वर्ड है एवरीवन कॉन्टिन्यूएशन। ठीक है, ये दोनों शब्द भी कंटिन्यू से ही बने हुए हैं। एक को पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूएंस और दूसरे को पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूएशन। आइए मीनिंग देखते हैं दोनों शब्दों का। कॉन्टिन्यूएंस का मतलब एवरीवन होता है ड्यूरेशन। कॉन्टिन्यूएंस का मतलब होता है एवरीवन ड्यूरेशन, यानी समय अवधि, टाइम पीरियड। और कॉन्टिन्यूएशन का एवरीवन दो मीनिंग होता है। पहला मतलब होता है रिजम्पशन। रिजम्पशन रिज्यूम से बना, RESUME, रिज्यूम से बना रिजम्पशन। तो इसको आप हिंदी में कह सकते हैं फिर से शुरुआत, पुनः शुरुआत। ठीक है, और कॉन्टिन्यूएशन का मतलब एवरीवन एंड भी होता है, अंत भी होता है, समाप्ति भी होती। ठीक है एवरीवन, तो दो शब्द हैं कॉन्टिन्यूएंस और कॉन्टिन्यूएशन, दोनों शब्दों के अर्थ आप देख रहे हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द डैश ऑफ द वर्क इज डिलेड। पहला एग्जाम्पल एवरीवन क्या कह रहा है, कह भी रहा है, पूछ भी रहा है कि कार्य के डैश को डिले कर दिया गया है, कार्य के डैश में देरी ला दी गई है। तो कार्य के किस चीज में देरी लाई गई होगी, समय अवधि में, शुरुआत में, अंत में? भाई समय अवधि में तो देरी ला नहीं जा सकती है, समय अवधि को तो या तो बढ़ाया जाता है या तो घटाया जाता है। देरी तो या तो शुरुआत करने में लाई जा सकती है या तो अंत करने में लाई जा सकती है। तो पहले सेंटेंस को सूटेबली फील करेगा एवरीवन ऑप्शन बी। अब डिपेंड करता है कि वहां पे उसका मीनिंग पहला वाला आ रहा है कि दूसरा वाला आ रहा है ना। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने लायक है एवरीवन, इस वर्ड के दो मीनिंग है और दोनों मीनिंग एक दूसरे का उल्टा है। इसका मतलब शुरुआत भी होता है और अंत भी होता है, देख रहे हैं आप। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं एवरीवन। ही विल गेट all the benefits, he will get all the benefits in dash of his service। उसको सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगी उसके सर्विस के डैश में, उसकी सेवा के डैश में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके सर्विस के कॉन्टिन्यूएंस में, उसके सर्विस के ड्यूरेशन में, मतलब उसके सर्विस के दौरान ही उसको सारी सुविधाएं मिल जाएं। ठीक है एवरीवन, ये था ग्रुप नंबर 10 कॉन्टिन्यूएंस और कॉन्टिन्यूएशन। ओके एवरीवन, ग्रुप नंबर 11 डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड।
आप देख सकते हैं कि दोनों शब्दों का बेस वर्ड है इंटरेस्टेड, है ना। इंटरेस्टेड का मतलब होता है रुचिगत होना, मतलब किसी चीज में रुचि लेना, इंटरेस्ट लेना। अब इंटरेस्टेड से ही बने हैं दोनों। पहले वर्ड में प्रीफिक्स के रूप में डिस जोड़ा गया है और दूसरे वर्ड में प्रीफिक्स के रूप में अन जोड़ा गया है। और आप सबको मालूम होगा कि डिस और अन लगा के बहुत सारे शब्दों का हम एंटो तैयार करते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इंटरेस्टेड का एंटो एक्चुअली है कौन, अनइंटरेस्टेड या डिसइंटरेस्टेड। तो मैं बता दूं आपको कि अनइंटरेस्टेड ही इंटरेस्टेड का एंटोनीम है, क्योंकि अनइंटरेस्टेड का ही मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, है ना। कोई व्यक्ति जो इंटरेस्टेड नहीं है किसी चीज में, उसकी रुचि, उसकी दिलचस्पी किसी चीज में नहीं है। डिसइंटरेस्टेड का मतलब एवरीवन सेल्फलेस होता है, सेल्फलेस, है ना। सेल्फलेस यानी निस्वार्थी, सेल्फलेस यानी निस्वार्थी, जिसका किसी चीज में स्वार्थ नहीं है, जिसका किसी चीज में स्वार्थ नहीं है, या आप इम्पार्शल भी बोल सकते हैं। डिसइंटरेस्टेड का मतलब इम्पार्शल भी हो सकता है, जिसको आप हिंदी में निष्पक्ष कह सकते हैं, जो किसी पक्ष का नहीं होता है, जो किसी दल का नहीं होता है। तो समझ पा रहे हैं ना डिफरेंस दोनों शब्दों के बीच का, डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड। चलिए इसके लिए हम लोग अब एग्जाम्पल देखेंगे। अरे ऑन कर दे। चलिए एवरीवन एग्जाम्पल देखते हैं ग्रुप नंबर 11 का। पहला एग्जाम्पल है राधिका इज डैश इन स्टडिंग लिटरेचर। तो साहित्य पढ़ने में राधिका डैश है। क्या लगता है इस ब्लैंक में डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए या अनइंटरेस्टेड? सही जवाब हो जाएगा अनइंटरेस्टेड, ऑप्शन बी। राधिका इज अनइंटरेस्टेड इन स्टडिंग लिटरेचर, यानी साहित्य पढ़ने में राधिका की कोई रुचि। सेकेंड एग्जाम्पल एवरीवन, महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज डैश सर्विस टू द नेशन। महात्मा गांधी जाने जाते हैं राष्ट्र की डैश सेवा के लिए। तो कैसी सेवा एवरीवन? डिसइंटरेस्टेड सर्विस और अनइंटरेस्टेड सर्विस। सर्विस में, सेवा में गांधी जी की रुचि थी कि नहीं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डिसइंटरेस्टेड सर्विस, सेल्फलेस सर्विस। उन्होंने देश की सेवा की थी निस्वार्थ भावना से। चलिए एवरीवन अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 12, पहला वर्ड है डाइवर्स और दूसरा वर्ड भी वही है डाइवर्स, एक ही साउंड है, बस एक लेटर का अंतर है। ध्यान दे रहे हैं, मीनिंग का तो अंतर है ही। नीचे जो वर्ड है एवरीवन, इसका मतलब होता है डिफरेंट, अलग, भिन्न, डिफरेंट, अलग, भिन्न। और ये जो ऊपर वर्ड है डाइवर्स, इसका मतलब मैनी होता है। ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, दोनों विशेषण है, दोनों क्वालिफायर है, क्वालिफाई करने वाले शब्द है। ठीक है, मैनी, डिफरेंट। एग्जाम्पल देखिए एवरीवन, वी सॉ डैश डियर इन द जू। तो जू में, चिड़ियाघर में हम लोगों ने डैश डियर को देखा, डैश हिरणों को देखा। तो क्या लगता है, ए या बी? मैनी डियर और डिफरेंट डियर। अब यहाँ पे ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, डिपेंड करता है। आपने एक से अधिक देखा तो आप डाइवर्स बोलेंगे, आपने अलग अलग देखा, अलग अलग स्पेसीज आपने देखा तो आप बी बोलेंगे। ठीक है एवरीवन, आइए आगे बढ़ते हैं ग्रुप नंबर 13 के तरफ। ग्रुप नंबर 13, ओके। तो ग्रुप 13 का पहला वर्ड है एवरीवन एनवीएस और दूसरा शब्द है एनवीएबल। ठीक है, दोनों का बेस वर्ड है एनवी। एनवी को हम लोग हिंदी में कहते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डाह, ये सब कुछ कहते हैं हिंदी में। तो एनवी से बना एनवीएस और फिर एनवी से ही बना है एनवीएबल। आइए दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। सो एनवीएस एवरीवन कोई पर्सन होता है ना, वन हु हैज एनवी। तो कोई पर्सन, कोई व्यक्ति जो ईर्ष्या को, द्वेष को रखता है, जो ईर्ष्या द्वेष को पालता है दूसरों के प्रति, वो एनवीएस होता है। अब एनवीएबल कौन होता है?
एनविएबल इज एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस एनवी। एनविएबल इज एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस एनवी। समझिएगा एवरीवन, एनविएबल कोई भी चीज हो सकती है जो एनवी को, ईर्ष्या को पैदा करती। तो ईर्ष्या करने वाला एनवीएस है ना, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं ईर्ष्यालु। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं ईर्ष्यालु। और जो ईर्ष्या पैदा करे वो हो गया एनविएबल। एग्जाम्पल देखेंगे तो डिफरेंस और क्लियर हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ नीता वॉज डैश। तो नीता का परफॉर्मेंस डैश था, कैसा था? ईर्ष्या करने वाला था या ईर्ष्या पैदा करने वाला था? ऑप्शन बी होगा, ईर्ष्या पैदा करने वाला था। उसका परफॉर्मेंस देख के बहुत लोग जल रहे थे। ठीक है, अगला एग्जांपल भी देख लेते हैं एवरीवन। वन मस्ट नॉट बी डैश ऑफ the happiness of one's neighbors। अगला एग्जाम्पल भी आ चुका है एवरीवन। कहा जा रहा है कि भाई अपने पड़ोसियों के सुख से डैश नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ईर्ष्यालु नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, द्वेष जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। सो ए या बी एवरीवन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है एवरीवन, तो ये था ग्रुप नंबर 13 एनवीएस और एनविएबल।